अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि बांग्लादेश एयरफोर्स के ऑफिशियल्स एक हाई रैंक डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में होने वाली इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइजेज में हिस्सा ले रहा है, लेकिन उन्होंने यहां इंडिया की एक रिक्वेस्ट मानने से इनकार किया है। और इंडिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट क्यों किया है बांग्लादेश ने, वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प एक मामला है। और दूसरा बात करेंगे कि इस्राएली अखबारात ये क्लेम कर रही हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर जाके एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं, और वो भी ईरान के दारुल हुकूमत में, सेम एज जैसा कि 1 अक्टूबर को ईरान ने तकरीबन 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिए थे इजराइल के मुख्तलिफ एरियाज पर। तो इसके क्या जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस होंगे, और ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसमें इजराइल ने फाइनली रिटेलिएट किया है ईरान के खिलाफ। पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो इस वक्त पाकिस्तान में मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेज जारी हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंडर और इंडस शील्ड 2024 कहा जा रहा है। इसमें तकरीबन 24 के करीब मुख्तलिफ कंट्रीज हिस्सा ले रही हैं। मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, पाकिस्तान, तुर्की है, जबकि बाकी कंट्रीज की तरफ से डेलीगेशंस इस एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। इन कंट्रीज में आपको अजरबैजान नजर आएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, जर्मनी, जिम्बाब्वे, बहुत सी गल्फ स्टेट्स और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में होने वाली तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइजेज का जवाब कहा जा रहा है। ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्सरसाइजेज हैं और इसका बेसिक मकसद एक तो होता है कि आप कुछ नई टैक्टिक्स डेवलप करते हैं ताकि आपकी एयरफोर्स ताकतवर हो, क्योंकि आज के दौर में एयरफोर्स बुनियादी किरदार हासिल कर चुकी है किसी भी मामले में। उसके साथ साथ जो ये मुख्तलिफ डेलीगेशंस पाकिस्तान में आए हैं, ये इस एक्सरसाइज के थ्रू पाकिस्तान के जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाने का एक बेहतरीन मौका हासिल होगा। यहाँ दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से डेलीगेशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। इससे पहले ये खबरें भी आ रही थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश एक इंटरनेशनल एक्सरसाइज में इकट्ठे होंगे या आपस में एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे। हो सकता है फ्यूचर में हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की प्रॉपर मिलिट्री एक्सरसाइज भी देखने को मिले, जो कि तारीख में 1971 के बाद जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर अब तक पहली दफा ऐसा होगा। लेकिन ये जो इंडस शील्ड 2024 एक्सरसाइज में बांग्लादेश का एक हाई रैंक डेलीगेशन का आना है, ये भी बहुत ज्यादा फिनोमिनल है एंड आई बिलीव कि ये बहुत कम हुआ है माजी में, ये शायद पहली दफा हो रहा है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसा कि एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है साउथ एशियन रीजन में से टैक्टिकल ट्रिब्यून, उनके मुताबिक इंडिया ने ये रिक्वेस्ट की थी बांग्लादेश को कि आप पाकिस्तान में होने वाली इस एक्सरसाइज का हिस्सा ना बने। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया ने ये रिक्वेस्ट क्यों की, तो बुनियादी तौर पर वजह यह थी कि जब इंडिया में तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज हुई थी तो बांग्लादेश ने वहां जाने से इनकार कर दिया था। न सिर्फ बांग्लादेश ने अपने फाइटर जेट्स भेजने से इनकार किया, बल्कि लेटर ऑन बांग्लादेश ने अपने C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी इंडिया भेजने से इनकार किया था। उसकी वजह यह थी, जो प्रो इंडिया प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, शेख हसीना वाजिद, उन्हें निकाल बाहर किया गया बांग्लादेश से। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि जिनके दम पर वो बांग्लादेश को अपनी क्लाइंट स्टेट बना के यूज कर रहे थे, और कभी भी उन्होंने बांग्लादेश की फौज को ताकतवर ही नहीं होने दिया, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया को यह खतरा था कि जो भी हो, लेकिन ये एक मुस्लिम रियासत है और कल को ये हमारे लिए फड्डा जरूर क्रिएट कर सकती है और हमारे लिए खतरा बन सकती है। तो इंडिया ने जो एक स्ट्रेटजी बनाई थी वो ये कि ना सिर्फ बांग्लादेश की आर्मी को कमजोर रखा जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ बांग्लादेश को म्यांमार वाली साइड पर उलझा के रखा जाएगा, उनके साथ जो बॉर्डर इश्यूज है। यहाँ इंडिया को बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिला। बांग्लादेश ने इंडियन तरंग शक्ति एक्सरसाइज का कंप्लीटली बाइकआउट किया। अब बांग्लादेश को यह कहा जा रहा था इंडिया की तरफ से कि आप पाकिस्तान में होने वाली एक्सरसाइज में भी ना जाएं, लेकिन बांग्लादेश ने इंडिया की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करते हुए पाकिस्तान में अपने मिलिट्री डेलीगेशन को भेजा है, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी हुई। उसकी तस्वीर आप यहां देख सकते हैं। यहां इस चीज के बारे में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन कर सकता है। उसके साथ साथ फ्यूचर में बांग्लादेश अपने वेपन सिस्टम्स को भी पाकिस्तान लेकर आएगा म्यूचुअल मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए, जो कि बहुत बड़ा कदम होगा इस पूरे खित्ते की डायनामिक्स को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त एक ही एनिमी का सामना कर रहे हैं, जो कि न सिर्फ उनके इंटरनल मामलात को भी डिसरप्ट कर सकता है, बल्कि उसके साथ साथ इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान और बांग्लादेश के इंटरनल मामलात में इन्वेड करने की सलाहियत रखती है। और माजी में उन्होंने ये काम कुलभूषण यादव की शक्ल में, और बांग्लादेश में तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पूरे सिस्टम को वो होल्ड करते थे। सो इस वजह से ये खतरा जरूर है इंडिया की शक्ल में, और इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि ना सिर्फ वो बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज रखे, बल्कि पाकिस्तान को भी स्टेबलाइज ना होने दे। अब दोस्तों, दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाएं तो 25 से 26 अक्टूबर के दरमियान ये चीजें रिपोर्ट हो रही हैं कि ईरान के मुख्तलिफ एरियाज में, खासतौर पर कराच का एरिया और ईरान का जो दारुल हुकूमत है तेहरान, वहां पर एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए हैं। अब उनमें से कुछ की तस्वीर भी मंजर यहाँ पर आई हैं, जैसा कि ये IRGC की एक इंस्टॉलेशन है तेहरान में, जो कि ईरान का दारुल हुकूमत है, वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। इसके बाद इजरायली न्यूज एजेंसीज ये क्लेम कर रही हैं कि इजरायली एयरक्राफ्ट ने बाकायदा रेड की है ईरान के ऊपर और ईरान में जाके उन्होंने बॉम्बिंग की है।
और उसकी तस्वीर भी चूंकि अब निकलकर सामने आ रही हैं, तो ये इजराइल की तरफ से एक पहला रिटेलिएटरी स्ट्राइक है ईरान के खिलाफ। और इजरायली न्यूज एजेंसीज के मुताबिक उन्होंने ईरानियन मिलिट्री के मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया है। इस चीज को अब इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी रिपोर्ट किया जा रहा है। जबकि इसका मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता चलूं तो 1 अक्टूबर को ईरान ने 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए थे इसराइल पर, जो कि इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में गिरे थे। इससे इसराइल का जानी नुकसान तो कोई ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इसराइल का इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज काफी हुआ था। नवतीम एयरबेस भी हिट हुई थी। नवतीम एयरबेस पर 1-2 हैंगर्स के डिस्ट्रॉय होने की खबर भी है। और इस चीज की वजह से इसराइल ने यह क्लेम किया था कि वो ईरान को जवाब देंगे। अब उस जवाब को देने में उन्होंने 25 दिन लिए। इस 25 दिनों के दौरान ये भी खबरें आती रहीं कि इसराइल किस किस्म के टारगेट्स को हिट करेगा ईरान के अंदर। और मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस ने इसराइल को इस चीज के बारे में खबरदार किया था कि वो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को या ईरान का जो की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन जो उसके अलावा मिलिट्री टारगेट्स हैं वो क्लियर हैं इसराइल के लिए। सो यही चीज शायद हमने देखी कि इसराइल ने अगर IRGC के एक इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय किया है तेहरान में, तो उसके अलावा किसी भी न्यूक्लियर प्लांट पर स्ट्राइक की खबर नहीं है। यहाँ ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से भी खबरें चल रही हैं कि वो प्रॉपरली इन एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि इजराइल ने उनके खिलाफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यूज किए F-35 को। लेकिन कुछ ईरानियन सोर्सेज के मुताबिक ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ जगह पर एक्टिव रोल प्ले किया है, लेकिन इंटरसेप्शंस कितनी हुई हैं इसके बारे में कोई इतलात नहीं है अभी तक। जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यही वो बेसिकली खबर है जो इंटरनेशनल मीडिया, इजरायली साइड और इवन ईरानियन साइड पर रिपोर्ट की जा रही है कि तेहरान के अंदर कुछ एरियाज को इजराइल ने निशाना बनाया है। लेकिन ये इजराइल की एयर पावर का और ओवरऑल एयर पावर कितनी ज्यादा अहम है उसका मुंह बोलता सबूत है कि अगर आपकी एयर फोर्स स्ट्रांग है तो आप तकरीबन 1500-2000 किलोमीटर दूर जाके भी कंट्रीज को स्ट्राइक कर सकते हैं। जबकि अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात की जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम ऑन पेपर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, लेकिन अगर हमने ईरानियन स्ट्राइक को भी देखा तो उसमें भी इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाया। और अगर हमने इसराइल की स्ट्राइक देखी है ईरान के अंदर, तो तब भी ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉपर तरीके से इसराइल को नहीं रोक पाया। सो यहाँ जो हमें एक अल्टीमेट ताकत नजर आती है वो एयरफोर्स की नजर आती है, जिसमें ईरान को अभी बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन अभी ये चीजें किस तरह आगे बढ़ेंगी और इसराइल की एक स्ट्राइक के बाद ईरान किस तरह रिटेलिएट करेगा या इसके बाद निगोशिएशंस की तरफ मामला जाएंगे, क्योंकि एक दफा अगर ईरान ने अटैक किया है तो एक ही दफा इसराइल ने भी अटैक किया है। सो इसके बाद नॉर्मली जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में होता है वो ये कि जो थर्ड साइड पावर्स होती हैं वो इंटरवीन करती हैं और बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत निगोशिएशंस की तरफ जाया जाता है। लेकिन ये चीजें काफी दिलचस्प होगी देखनी कि निगोशिएशंस किन टर्म्स पर होती है और अगर निगोशिएशंस नहीं होती तो फिर ये जंग किस मोड की तरफ जाती है। सो दोस्तों ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।